अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्टिंग अवर थर्ड चैप्टर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो थर्ड चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन है जिसमें हमारे पास डिफ्यूजन आती है। डिफ्यूजन के हवाले से इसकी बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो इसी टॉपिक से रिलेट करते हैं। डिफ्यूजन है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है। इसके अलावा ब्राउनियन मोशन है जिसको हमने रैंडम वॉक का भी नाम दिया हुआ है। सो ऑल दैट चैप्टर जस्ट डिपेंड्स अपॉन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन is a process that refers to the movement of particles from an area of higher concentration to an area of lower concentration. डिफ्यूजन क्या है? किसी भी चीज़ की मूवमेंट को, किसी भी पार्टिकल की, सब्सटेंस की मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं जब भी कोई सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। दिस प्रोसेस लीड्स टू द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स थ्रू आउट द सिस्टम। अब डिफ्यूजन का हमें जो है वो फ़ायदा क्या होता है? डिफ्यूजन, जब भी किसी सब्सटेंस की डिफ्यूजन होती है तो एक जगह उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है जबकि दूसरी तरफ जो है वो उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो जब भी सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करता है तो ये मूवमेंट तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक दोनों साइड्स पे जो पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन है वो बराबर नहीं हो जाती। तो पार्टिकल्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जो है वो डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। एग्जाम्पल में क्या है? अ टी बैग इमर्ज्ड इन अ कप ऑफ हॉट वाटर विल डिफ्यूजन इनटू द वाटर एंड चेंज इट्स कलर। कोई भी चीज़ जो टी बैग इमर्ज किया गया है हमने वाटर में, इसमें जैसे वो डिफ्यूज होता है तो सारी जो टी बैग का कलर है वो पूरे कप के अंदर जो डिस्पर्स हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन के डिफरेंट टाइप्स है। सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है। सिंपल डिफ्यूजन के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं पैसिव डिफ्यूजन के जब भी कोई भी चीज़ जो है वो अपनी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है उसमें हमें कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और वो चीज़ें जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू जो है मूव कर लेती हैं, हमें एटीपी या किसी भी टाइप की एनर्जी को यूज़ नहीं करना पड़ता। सेकेंड है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? सिंपली ऑस्मोसिस हमारे पास वाटर की मूवमेंट हमने पढ़ी है हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ। स्पेसिफिकली अगर वो किसी सॉल्वेंट की मूवमेंट है या वाटर की मूवमेंट है तो हम उसको ऑस्मोसिस का नाम देंगे। एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, समटाइम्स हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, तो उनके लिए यहाँ पे जो है वो चैनल प्रोटीन्स होती हैं या कैरियर प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं मेम्ब्रेन के अंदर, जो उन सब्सटेंसेस को अपने साथ अटैच करके अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करवाती हैं, अंदर ले जाती हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के डिफ्यूजन को जब फैसिलिटेट किया जाता है, कोई ट्रांसपोर्ट जो है वो चैनल प्रोवाइड किया जाता है, सो दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज़ कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये तो सारी हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन और जो ऑस्मोसिस है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये हमारे पास है पैसिव डिफ्यूजन की या पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल्स। इनके साथ ही जो है वो अगर हम बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आ जाती है। व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट? अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की, सब्सटेंसेस की, जहाँ पे सब्सटेंसेस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब जब भी वो लोअर से हायर की तरफ मूव करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें कोई ना कोई एनर्जी सोर्स चाहिए, उन्हें नीचे से ऊपर जाने में जो है वो एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी हम लगाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो कोई भी ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें हम एनर्जी लगा रहे हैं, एटीपी खर्च कर रहे हैं, दिस विल कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सिंपल डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन बाय अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर जो मॉलिक्यूल हैं वो प्रोटीन चैनल या कैरियर के थ्रू मूव करती हैं, मॉलिक्यूल जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट उनको पुश किया जाता है, उनको एनर्जी पीछे से दी जाती है, धक्का दिया जाता है, तो उनकी जो डिफ्यूजन है वो सब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाती है। इसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। ऑस्मोसिस क्या है? सिंपली ठीक है, मूवमेंट है, सॉल्वेंट्स की मूवमेंट है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस। देन आ जाते हैं हमारे पास जो है वो फिक्स लॉ।
फिक्स लॉ क्या है? डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करने के लिए, डिफ्यूजन की स्पीड को, डिफ्यूजन के पैटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आ जाता है फिक्स लॉ. So Fick's law states that the net diffusion flux of a substance across a region is directly proportional to the concentration gradient and the diffusion coefficient in the medium. यानी किसी भी चीज़ की जो substance का net diffusion flux है वो substance के concentration gradient पे डिपेंड करता है. Such as Fick's law is applied in the various fields of biology, medicine है, neuroscience है, pharmacokinetics है. यानी जहाँ पे भी हमें चीज़ों के पार्टिकल्स के डिफ्यूजन को देखना पड़ता है तो वहाँ पे हमारे पास जो Fick's law एप्लीकेबल. Fick's law of diffusion explains the diffusion process and you already know that what is diffusion. अब Fick's law दिया किसने था? In 1855, Adolf Fick described the Fick's law of diffusion. Adolf Fick was a scientist जिन्होंने जो है वो diffusion का law दिया, that is known as Fick's law. A diffusion process that obeys Fick's law of diffusion is called normal diffusion. अभी ये स्टेट क्या करता है? ये कहता है कि जो नेट डिफ्यूजन फ्लक्स है वो किसी भी सब्सटेंस के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर किसी भी सब्सटेंस की जो डिफ्यूजन है वो इसके लॉ को ओबे करते हुए डिफ्यूज़ होता है, इसके लॉ को ओबे करता है, देन दिस डिफ्यूजन विल बी कॉल्ड एज फिकियन डिफ्यूजन. और अगर किसी भी सब्सटेंस की जो मूवमेंट है, डिफ्यूजन है, वो फिक्स के लॉ को ओबे नहीं करती, उसकी जो डिफ्यूजन नेट फ्लक्स डिफ्यूजन का उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आता, देन दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड नॉन फिकियन डिफ्यूजन और एनोमलस डिफ्यूजन. अब इसी तरह से ये वैसे ही है जैसे हमारे पास ग्राहम लॉ को जो ओबे करते हैं और नॉन ग्राहम लॉ को जो ओबे नहीं करते. ठीक है, ओहम लॉ को जो ओबे करते हैं, ओहमिक कंडक्टर जो होते हैं, जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते वो नॉन ओहमिक कंडक्टर जो होते हैं. सो इस तरह से ये हमारे पास फिकियन डिफ्यूजन और नॉन फिकियन डिफ्यूजन आ जाता है. फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज़ यूज टू सॉल्व द डिफ्यूजन कोफिशिएंट डी. अब फिक्स लॉ की अगर हम इक्वेशन को देखेंगे तो वहाँ से हम इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, डी को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है वो इसको अप्लाई करते हैं. देर आर द टू लॉज डेट आर इंटर रिलेटेड. फिक्स लॉ के हमारे पास दो लॉज आते हैं. फर्स्ट लॉ जो है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो वही जो फर्स्ट है वो फिक्स के सेकेंड लॉ को भी डिराइव कर देता है. अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द मोलर फ्लक्स ड्यू टू डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अब जो उसका मोलर फ्लक्स है वो उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ पॉइंट इन स्पेस इज प्रोपोर्शनल टू द सेकंड डेरिवेशन ऑफ कंसंट्रेशन विद द स्पेस. अब किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन का जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसी से जो है वो हम इसका सेकंड डेरिवेशन भी निकाल लेंगे. अब जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे J इज इक्वल टू माइनस डी सी ओवर डी एक्स. अब यहाँ पे जो D है C के साथ और जो X के साथ D है, इट स्टैंड्स फॉर द चेंज. ठीक है, J यहाँ पे डिफ्यूजन है, D यहाँ पे डिफ्यूजन कांस्टेंट है, ये डिफ्यूजिविटी है, C यहाँ पे जो है वो कंसंट्रेशन है और X जो है वो सब्सटेंस की पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहा है. एक सेकेंड लॉ है प्रोडक्शन ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन अलोंग विद टाइम ड्यू टू डिफ्यूजन. अब हमने पीछे भी पढ़ा है कि जैसे जैसे स्पेस में जो है वो उसकी डिफ्यूजन की स्पीड है वो चेंज होती रहेगी, तो हम इसके अंदर जो चेंज उसको प्रोडिक्ट करेंगे टाइम के साथ साथ. इसको हम कहेंगे सेकेंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन. यहाँ पे हमारे पास है डिफ्यूजन कांस्टेंट है, ये जो साइन है इसको डिफ्यूजन कांस्टेंट ही कहा जाता है. डिफ्यूजन कांस्टेंट ओवर टी, टाइम के साथ साथ जो डिफ्यूजन में चेंज आ रहा है, डी इज इक्वल टू इट्स स्केयर पाई एंड इट्स एक्स स्केयर. ये हमारे पास टोटल आ जाता है. डी डिफ्यूजिविटी है, टी यहाँ पे टाइम है, एक्स यहाँ पे पोजीशन है एंड दैट पाई स्टैंड्स फॉर द कंसंट्रेशन. और ये जो आपके पास साइन नज़र आ रहा है ये साइन स्टैंड्स करता है हमारे पास डिफ्यूजन कांस्टेंट को. नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फिक्स लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या होंगी? फिक्स लॉ इज यूज में द बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है, फार्माकोकाइनेटिक्स में है और मेडिसिन ब्रांच में इसकी एप्लीकेशंस हैं. सो फ्लक्स ऑफ डिफ्यूजन विल बी इक्वल टू माइनस पी सी टू माइनस सी वन. फिक्स के फर्स्ट लॉ से हम बता सकते हैं कि परमिएबिलिटी डिफ्यूजन किसी भी सब्सटेंस की जो परमिएबिलिटी है पी वो कैसे है, वो उसके कंसंट्रेशन के डिफरेंस पे बेस करती है. सी टू माइनस सी वन, सी वन विल बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस एंड सी टू विल बी द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस. इनमें जो डिफरेंस आएगा वो उसकी परमिएबिलिटी होगी कि कितनी जो चीज़ है वो परमिएबल है, परमिएबिलिटी को क्रॉस कर चुकी है या नहीं. नेक्स्ट है लिक्विड्स. लिक्विड्स के अंदर जो फिक्स का लॉ है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर टू मिसिबल लिक्विड्स व्हेन दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड डिफ्यूजन टेक प्लेस एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल. अब लिक्विड्स में क्या है, मिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? द लिक्विड्स दैट
कैन बी इंटरमिक्स टुगेदर, ऐसे लिक्विड जो आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। और जब हम इन्हें कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ये मिसिबल लिक्विड्स एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ होते हैं और उनकी जो डिफ्यूजन है वो एक बहुत बड़े माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। इस डिफ्यूजन को देखने के लिए भी हम फिक्स के लॉ को यूज़ करते हैं। फैब्रिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे होते हैं वहाँ पे जो किसी भी चीज़ को फैब्रिकेट किया जाता है उनकी डिफ्यूजन के लिए हम यहाँ से फिक्स लॉ की डिफ्यूजन इक्वेशन को यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं, मेडिसिन की प्रिपरेशन है, इसके अलावा जितने भी हमारे पास फ्लूइड्स हम यूज़ करते हैं, ड्रिप्स, आईवी ड्रिप्स होती हैं, उनकी डिफ्यूजन में जो है वो इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। एंड ऑल्सो द एप्लीकेशन इन फूड इंडस्ट्रीज़। बायोलॉजिकल एप्लीकेशन क्या है कि अगर हम डिफ्यूजन को देखेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम में डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होती है। डिफ्यूजन को हम अगर एक सिस्टम बायोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से एक्सप्लेन करें तो डिफ्यूजन क्या होगी, कहाँ कहाँ पे होगी। Diffusion of gases occurs inside our lungs, usually called exchange of gases, occurs inside our alveoli and surrounding blood capillaries. Diffusion gases की होती है, हमारे lungs में होती है मोस्टली। जब भी हम एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो एल्वेलाई के थ्रू ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ करवाया जाता है और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अगेन हमारी हवा के अंदर डिफ्यूज़ करवाया जाता है, वो हवा जो हम बाहर की तरफ एक्सहेल करते हैं। सेम लाइक एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस इन आवर टिश्यूज़ वाया आवर ब्लड। आफ्टर डाइजेशन जब न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के अंदर शामिल कर दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन कर ली जाती है और फिर ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट करता है तो उसी से जो है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे टिश्यूज़ के अंदर डिफ्यूज़ होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाया डिफ्यूजन। सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जितने भी मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट होती है, मटेरियल्स इन होते हैं या मटेरियल्स आउट होते हैं, ऑल दिस इज डन बाय द डिफ्यूजन। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज ऑल्सो द कंसिक्वेंस ऑफ डिफ्यूजन। इम्पल्स की जो नर्व हमारे नर्वस सिस्टम में इम्पल्स की ट्रांसमिशन हो रही होती है, ये भी डिफ्यूजन के बेस पे ही होती है। यानी जो इम्पल्स है वो कब ट्रांसमिट होती है, जब वो चार्ज हो जाती है। चार्ज इम्पल्स जो है वो एक्टिव पोटेंशियल के थ्रू चेंज हो रही होती है। तो जब आयंस एक दूसरे सोडियम आयन पोटेशियम आयन जब डिफ्यूज़ होते हैं और उसके जो चार्जेस हैं उसको चेंज करते हैं अलॉन्ग साइड साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसको हम जब यानी ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है आयंस के डिफ्यूजन के थ्रू, सो दिस इज़ ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं डिफ्यूजन की इनसाइड अ बायोलॉजिकल सिस्टम, इनसाइड अ ह्यूमन बीइंग। सो ये सारी आपके साथ डिटेल है वो शेयर कर दी गई डिफ्यूजन की। इसके अलावा आपकी रेफरेंस बुक पे जितने भी आपके पास जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसमें ये चैप्टर गिवन है और आप इसकी मज़ीद जो डिटेल है वो वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।